बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट डे की क्लास होगी। ये यूपी टेक लेवल 1 एंड लेवल 2 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगा। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी सेक्शन है उसका जो पार्ट 1 है वो आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि यूपी टेक की क्लासेस मैंने बोली थी बार बार, मुझे किसी कारण से, आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं उस कारण से बिजी थी। तो आज से ही फर्स्ट क्लास होगी। ये डेली क्लासेस आपकी 5 o'clock में मिल जाएगी आपको। तो डेली आप इसको देखना है। प्लस आपके प्रीवियस के पेपर भी होंगे इसमें इंक्लूड, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बाल विकास होता क्या है, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन से इसको प्रभावित कारक होते हैं। प्लस इसमें इंक्लूडेड है आपका जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है, यानी कि आप पार्ट 1 का पहला जो चैप्टर है पूरा इसमें यहाँ पे पोर्शन दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। और ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास होता क्या है, बाल विकास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, हम सभी को पता है जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाल विकास का क्या अर्थ होता है हम समझते हैं। बाल विकास का अर्थ होता है जब बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक आता है उसमें किस किस के प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन होता है, उसको हम बाल विकास कहते हैं। बाल विकास केवल शरीर का बढ़ना नहीं होता, बच्चे की सोच होती है, बच्चे की समझ होती है, बच्चे का व्यवहार होता है, बच्चे का जो भी चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जब एक छोटा बच्चे की बात की जाती है तो बच्चा सबसे पहले, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, जब भी माँ के गर्भ होता है, माँ के गर्भ में से 6 मंथ में ही उसकी जो हार्ट बीट है वो बीट करने लग जाती है। साथ ही साथ जैसे जैसे वो अपना ग्रोथ करता रहता है अंदर तेजी से, उसी प्रकार से जब वो बाहर जन्म लेता है, एक 1 ईयर्स का होने के बाद, जब वो 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद जब जन्म लेता है, तब उस समय जो पीरियड होते हैं उसमें हमारी उसकी सोच, उसका हंसना, उसका बोलना, वो हर चीज़ को रिएक्शन रो के या फिर हंस के करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी एज के अकॉर्डिंग उसमें किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन हमने देखा गया है। ठीक है, बाल विकास इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। और एग्जाम्पल होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि शारीरिक विकास होता है बच्चे का जब आपका धीरे धीरे, तो बच्चा जमीन पर रेंगना सीखता है, रेंगते रेंगते दौड़ने तक की प्रतिक्रिया जो होती है, जो प्रतिक्रिया कह सकते हैं या क्रिया कह सकते हैं, जो करना सीखता है। दूसरा आता है मानसिक मतलब क्या होता है, जब माँ पहली बार बोलना या कुछ भी वर्ड बोलते हैं, जैसे कई बार होता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहला वर्ड शब्द पापा बोलना सीखा है, कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मम्मी बोलना सीखा है या माँ बोलना सीखा है। जो भी हम उसके आगे बोलते जा रहे हैं तो वो ग्रैब कर रहा है उस चीज़ों को अपने माइंड में, कहते हैं ना कि एलईडी मतलब अपने दिमाग में स्टोर कर रहा है वो चीज़ें, वो सीख रहा है। तो सीखते सीखते वो जो जो चीज़ें सीख रहा है वो एक उसका मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है। सामाजिक विकास में क्या होता है कि बच्चा शुरू शुरू में उसको समझ नहीं होती, बस उसको जो भी आसपास देखता है उसी से ही अगर उसको खेलाओगे, अलग अलग एक्टिंग करेंगे या एक्शन फेस करेंगे तो बच्चा खुश होगा। कई बार बच्चे की प्रॉब्लम होगी तो वो रो के बताएगा। तो ये सारे फीस जो होते हैं, फिर कई धीरे धीरे जब 1 या 2 साल का होता है तब उसको इन्वायरमेंट में उसके फ्रेंड मिल जाते हैं, उसके पीयर्स ग्रुप्स मिल जाते हैं, सिबलिंग मिल जाते हैं। तो उससे क्या करता है, वह अकेलेपन से दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना, खेलना पसंद करता है। पहले क्या करता था कि पहले वो सिंगल चाइल्ड था, सिंगल चाइल्ड में उसको जो जो चीज़ें दिख रही थी उससे खुश हो रहा था। तो कभी जब बाद में जब एक और उसको कुछ फ्रेंड हो गया या फिर उसके सिबलिंग हो गए या उसके खुद के भाई बहन हो गए, तो वो उससे इंक्लूड होगा, उसके साथ खेलना पसंद करेगा, उसके साथ बैठना पसंद करेगा, उससे अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करेगा। तो ऐसी चीज़ें, इस तरीके से बाल विकास का बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास आप सभी को पता है शरीर से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारा शारीरिक दिमाग हो सकता है, मानसिक दिमाग हो सकता है, और सामाजिक में सारी चीज़ें होती है। हमारे सामाजिक डेवलपमेंट होता है, हमारा भावात्मक डेवलपमेंट होता है, इसमें जिसमें इमोशन हमारे धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। जब एक एज का हर एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, आई होप सो ये स्लाइड के अकॉर्डिंग मैंने बाल विकास का अर्थ समझा दिया है। उसके बाद हम और भी डिटेल में समझेंगे कि बाल विकास में और क्या चीज़ें इंक्लूड होती है।
नेक्स्ट स्लाइड में हमने समझना है बाल विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, बाल विकास क्यों जरूरी है। बाल विकास इसलिए जरूरी है ताकि आपका मेंटली, आपका शारीरिक विकास अच्छा रहे, आपका मानसिक विकास अच्छा रहे, आपका इमोशनल एस्पेक्ट अच्छे रहे, आपके सामाजिक एस्पेक्ट अच्छे रहे, आपकी भाषा अच्छी रहे। आपकी भाषा तभी अच्छी होगी जब आप अच्छा सीख पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भविष्य की नींव, जो आने वाला जो आपका समय है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को सही उज्जवल भविष्य बनाना है, तो सबसे पहले जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो सही विकास से ले बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। क्योंकि अगर बच्चे का भविष्य की बात की जाती है तो अगर बच्चे की सारी चीज़ें ठीक होंगी तभी। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का माइंड जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो कई बार आपके कहते हैं ना कि एक टेस्ट कराना पड़ता है पेट में ही, तो वो इसलिए करा दें ताकि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो उसका IQ लेवल है वो ठीक रहे, उसको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है, अपने पर मत लीजिएगा। यह उन्हें अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। बाल विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले भविष्य को तो सुधारता ही सुधारता है, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अपनी प्रतिभा पहचानने का अवसर मिलता है, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना या अपने आप को खुद को पहचानना कि हम क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए सही है। तो ये चीज़ें हमें बाल विकास में बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना। इससे हमें डिफरेंसेस बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या चीज़ें हमारे लिए गलत है। उसके बाद है कल की बात करें, अगर नींव की बात करते हैं, बाल विकास क्यों जरूरी है, क्यों हो सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है। आज के बच्चों की हमेशा ही पहले से आप पूछोगे तो कुछ ना कुछ अपने मोटिव बताते रहते हैं। और एग्जाम्पल है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, दैनिक जीवन का उदाहरण लिया है। बच्चे को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 बच्चे ले लिए मैंने यहाँ पे, एक अमन है और एक समीर है। 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो उनकी डिफरेंसेस क्या होंगे, 2 बच्चों के डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है। अमन ने शारीरिक विकास की वजह से गेंद फेंकी, ठीक है, उसके पास स्टेमिना था, उसे गेंद थी, उसने गेंद फेंकी। समीर ने मानसिक रूप से गेंद को पकड़ने की सही समय पर सोचा, यानी कि दोनों का खेलना और सीखना बहुत ही ज़्यादा है। यानी अगर एक शारीरिक विकास से कर रहा है तो एक मेंटली दिमाग से कि मुझे किस एज में इस चीज़ को पकड़ना है, तो यानी कि ये उसका दोनों डेवलपमेंट हो रहा है। एक शारीरिक विकास भी हो रहा है और साथ ही साथ सामाजिक विकास भी हो रहा है। एक दूसरे को देख रहा है कि वो कितने अच्छे तरीके से थ्रो कर रहा है, दूसरा उसको कितने अच्छे तरीके से, यानी कि उसकी बॉडी लेंथ किसकी, जिसको कहते हैं शारीरिक विकास, और उसका मेंटली विकास किस तरीके से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल करता है एक बाल विकास की आवश्यकता के लिए। थर्ड पॉइंट है कि पूर्ण विकास और खुशी। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, स्वस्थ होगा, तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एक खुशहाल जीवन जी सकेगा और उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहकर वो खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इससे बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, उसकी सोच डेवलप होगी, उसकी शक्ति डेवलप होगी, और उसको किस तरीके से, किस वे में, किस लाइफ में अपने जीवन को लेके जाना है, वो भी वो इस बाल विकास में बहुत ही ज़्यादा तरीके से सीखेगा। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है बाल विकास में ये सारी चीज़ों को समझना। बाल विकास के कुछ 4 क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन से ही मैं स्लाइड लेके आई हूँ। बाल विकास होता क्या है, बाल विकास के कौन कौन से 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं। शारीरिक विकास, जिसमें हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होता है मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा होता है भाषा क्षेत्र भी कह सकते हैं या लैंग्वेज कह सकते हैं, चौथा हमारा संवेगात्मक क्षेत्र या इमोशनल डेवलपमेंट। ये चारों ही एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको स्लाइड में आपको समझाने के लिए दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आपको सभी को पता है कि शारीरिक विकास में आपकी बॉडी, जब कहते हैं ना कि एक बॉडी हमारी जब हमें एक एज के बाद हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं बहुत सारे बच्चों को हम बोलते हैं कि एथलीट में भाग लीजिए या फिर योगा कीजिए ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहे बॉडी में, कहीं ना कहीं मतलब दौड़ से या खेलने से, इससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हमारी मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है वो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना चाहिए, बाल विकास में दौड़ना, कूदना, खेलना, ये सारी चीज़ें करानी जरूरी है बाल विकास के क्षेत्र में। दूसरा चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास में बच्चा 2 तरीके से, एक तो होता है मूर्त रूप से सोचना, एक अमूर्त रूप से सोचना। मूर्त रूप से सोचना मतलब जो चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर के अकॉर्डिंग
जब हम किशोरावस्था में आते हैं, ये किशोरावस्था से ऊपर है, जब हम स्टेजेस भी पढ़ेंगे सारी, जिसमें पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्टी की थ्योरी और लर्निंग थ्योरी भी पढ़ेंगे, तो उससे हमें सीखेंगे कि मेंटली डेवलपमेंट में किस किस एज में कितनी कितना होता है। जब बच्चा एक किशोरावस्था में आता है तो मूर्त से अमूर्त की चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। क्यों सोचना शुरू कर देता है? क्योंकि बच्चे का जो माइंड है, जिस तरीके से वो इमेजिन करता है चीज़ों को, वो इमेजिन करेगा। सपोज कोई भी पिक्चर दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, उसके बारे में सही या गलत के बारे में वो सोचना एक एज फैक्टर के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करता है। सोचने के साथ साथ वो समझना भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो समझना भी इसलिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बच्चों को होता है कि देखा होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन दे देते हैं, वो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। कुछ पहेलियाँ दे देते हैं तो वो सॉल्व कर पाते हैं। तो यही तरीके से वो मेंटली डेवलपमेंट उसका पूरी तरीके से हो गया है। ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट है संवेगात्मक सोच क्षेत्र यानी इमोशनल, अपने इमोशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि अपनी भावनाओं को जिस तरीके से हमें समझ सकते हो, उसी तरीके से हम शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और संवेगात्मक क्षेत्र और भाषा क्षेत्र में किस प्रकार से बाल विकास में परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। हमने लास्ट वाले पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि संवेगात्मक जो होता है क्षेत्र में क्या होता है, इमोशन हमारे कहीं ना कहीं हम उनको समझने की ज़रूरत है। जैसे दूसरों से हम प्यार करना, एक तरीके से ये इमोशनल ही है। और साथ ही साथ अगला पॉइंट है भाषा क्षेत्र। भाषा क्षेत्र मतलब लैंग्वेज से होता है। लैंग्वेज में क्या आप सभी को पता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, एक सही तरीके से, सही ढंग से, सटीक तरीके से बात करना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए हम समझ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड की चीज़ों में लेते हैं। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्ले रोल। प्ले रोल में बच्चा खेल खेल के चीज़ों को सीखता है। या कहानी सुनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है लैंग्वेज को सीखने में। इसी तरह के जो क्षेत्र है, ये चारों ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास, ये एग्जाम की यूपीटी के आधार पर दिया गया। अब हम समझते हैं विकास की किन अवस्थाएं होती है। विकास की 3 तरह की अवस्थाएं हमें दे रखी है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहला है शैशवावस्था। शैशवावस्था आप सभी को पता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। 0 से 2 वर्ष में, जिसमें बच्चा जो होता है प्री नेटल स्टेज में होता है, अपने 0 से 9 मंथ अपनी माँ के गर्भ में होता है। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन। इस एज में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शारीरिक विकास जो है वो तेज़ी से, तीव्र गति से बढ़ता है। साथ ही साथ आपका जो बाल विकास है, जिसमें हम बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास डेवलपमेंट, वहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है। इसमें जल्दी से बच्चा बढ़ना और सीखना, ये साथ साथ सीखना और बढ़ना। उदाहरण के लिए जैसे जब 0 से 2 साल के बच्चा होता है, जब धीरे धीरे अपना चलना सीखता है, चलने के साथ साथ बोलना सीखता है, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी इस एज के पीरियड में होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाषा लैंग्वेज होती है। भाषा लैंग्वेज में बच्चा क्या करता है, हंसकर इमोशन के थ्रू अपनी बातें बताता है। कई बार होता है क्योंकि शब्द नहीं बोलना आता, तो एक एक से बाबा बबलाना सीखता है इसमें, और स्क्रिबलिंग करना सीखता है इस एज के बच्चे में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। दूसरा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 2 से 12 साल तक की अवस्था होती है, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाकर 2.5 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, स्कूल में जाकर शो होना सीखते हैं, इन्वायरमेंट में इंक्लूड होना चाहते हैं, टीचर के साथ अपने पीयर ग्रुप्स बनाना पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ खाना शेयर करते हैं, उनके साथ पेंसिल शेयर करते हैं। इस एज के बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। इसके साथ ही साथ इसमें 2 अवस्थाएं जो बताई जाती है, जिसमें मध्यमावस्था और उत्तरावस्था कहते हैं। इन दोनों ही एज पीरियड में बच्चा क्या होता है, स्कूल में प्ले कर करके चीज़ें को सीखता है, अट्रैक्टिव चीज़ें देखता है, उससे कैचअप होता है। इस एज में बच्चा किस तरीके की चीज़ें जो सामने हैं उसको सही मानता है, और जो इसमें बच्चे को सही गलत का महसूस नहीं होता। जब आगे एज आती है, जब उत्तरावस्था आती है, उस एज में बच्चा सही और गलत की चीज़ें समझने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको खेलना और पढ़ना दोनों ही स्टडी मटेरियल और पीएस ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्कूल जाना इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और दोस्तों में रहना बहुत पसंद करता है, ये दोस्त बनाना बहुत पसंद करता है इस एज के ग्रुप के बच्चों में। सबसे लास्ट एज आती है किशोरावस्था, जिसमें 12 से 19 साल की अवस्था होती है। बहुत ही क्रूशियल एज कही जाती है, स्ट्रेस की एज कही जाती है, प्यूबर्टी की एज कही जाती है इसे। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि आसपास का जो, उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चा क्या होता है, जो आपके आसपास के पीयर ग्रुप्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसे बनाना इंक्लूड होता है। लड़कों में लड़कियां जो होती है, लड़कियां वो अपने फ्रेंड सर्कल बनाने में होती है, लड़कों में फ्रेंड सर्कल बनाने में मतलब
फ्रेंड सर्कल बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा कहने का बताया कि लड़के लड़कियों से और लड़के लड़कों से, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपको सब चेंजेस आते हैं, हार्मोन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बच्चे की चाहे लड़का हो लड़के में, आपकी आवाज़ में देखोगे लड़की की आवाज़ कह रही भारीपन हो जाता है, और भी सारे इंटरनल भी चेंज आ जाते हैं, लड़कियों में भी लड़कों में भी। तो इस एज में बच्चा क्या होता है कि वो सोचता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो उसको सही नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप की अपनी स्वतंत्रता चाहता है, अपनी खुद की आइडेंटिफाई चाहता है, अपनी खुद की पहचान चाहता है। वो इस एज के पीरियड में बच्चा ये सोचने लग जाता है कि अपने भविष्य के लिए उसने क्या, उसके लिए सही है और क्या गलत है। और इस एज के बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं और उसे कहीं सही डायरेक्शन में, उस समय पेरेंट्स का जो रोल होता है सही डायरेक्शन में सही तरीके से गाइडेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसकी काउंसलिंग करिए, क्योंकि बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा अपनी जो भी, बहुत सारे बच्चों का गोल सेट होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे में इस एज में बच्चे भटक जाते हैं। तो इस एज के बच्चों को हमें गाइडेंस करनी है, काउंसलिंग करनी है, ताकि उसको सही है। इसमें स्वतंत्रता और पहचान जो मैंने आपको समझा दिया, और भविष्य में बारे में सोचने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है कि मुझे भविष्य में अपना कैसे बनाना है, क्या किस फील्ड में जाना है, किस लक्ष्य को साधना है, ये ज़रूरी हमें गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हम अलग अलग समझेंगे कि शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती है। बाल विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, हमें ये चीज़ें समझनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास में आपकी दो चीज़ें आती हैं। देखो, एक तो ना यहाँ पे बता देती हूँ, एक होता है विकास और एक विधि होती है। विधि जो होती है जिसमें हमारे हाथ पैर, वजन, भार, हाइट, ऊंचाई, ये सब की बढ़ना होता है। लेकिन विकास क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, साथ में अपना शारीरिक विकास भी इंक्लूड होता है, मानसिक विकास भी इंक्लूड होता है, और आपका संवेगात्मक इंक्लूड होता है, भाषा विकास इंक्लूड होता है। और इसके अलावा आपका सोशल जो भी एस्पेक्ट है, जो भी चारों पांचों एस्पेक्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मकता जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसमें दो स्किल आते हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल करता है शारीरिक विकास में। सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है कि शारीरिक विकास में आपके, एक तो इम्पॉर्टेंट है क्रियात्मक विकास। विकास में दो एक स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सफाकोडल होती है, एक प्रॉक्सिमोडल स्टल होती है। सफाकोडल मतलब होता है जो चीज़ आपके पास है। सफल कोडल में क्या होता है, सफल मतलब होता है आपका कोई चीज़, जैसे शरीर से लेकर पैर तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है शारीरिक विकास में, वो उसको कहते हैं सफल कोडल। सफल कोडल में सिर से लेकर पैर तक जितना भी आएगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हेड टू फुट कहते हैं, हेड टू फुट तक आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसी तरीके से आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गन होते हैं, सेंटर पार्ट होता है, उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है क्रियात्मक विकास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल है तो इसमें यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। शारीरिक विकास में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लंबाई और वजन। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, देखो यहाँ मैं पिक्चर में भी समझा दिया, वैसे वैसे बच्चा क्या होता है, ग्रोथ होती जाती है, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, वजन, साथ ही साथ आप बच्चे का वेट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे का बोलती हूँ, जब मेरा बच्चा 1 साल का था तो जो उसका वेट था वो अलग था। अब वो 6 ईयर्स का हो गया तो उसका वेट अलग है। तो यानी कि हर बच्चे की हर एज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, जिसको हम कहते हैं शारीरिक विकास है, उसका वजन और लंबाई बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, जो बच्चे अभी पहले से ही 2 साल में कपड़े पहने थे, 1 साल के अंदर ही देखो 5 ईयर्स के बाद ना ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लग जाती है, बच्चे की ना चीज़ें छोटी होने लग जाती है। आपने इनसे देखा होगा, कई बार जूते शूज़ छोटे हो गए हैं, कई बार में चीज़ें मैंने पिछले साल अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदे तो इस साल वो सारे के सारे छोटे हो गए हैं। तो यही चीज़ होती है एज का, नए जूते लेने पड़ते हैं, कपड़े खरीदने पड़ते हैं। ऊंचाई वजन का नाप भी आप आसानी से नाप सकते हो, शारीरिक विकास में मेजरमेंट कर सकते हो कितनी लंबाई है, कितना वेट है। भागना, कूदना, फेंकना, ये सारी चीज़ें इस एज में बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट होती है और बहुत ही जल्दी बच्चा शारीरिक विकास में ये सारी चीज़ें करता है। एक इम्पॉर्टेंट वेट है जिसमें हम कहते हैं शारीरिक विकास में होता है तो मोटर स्किल। मोटर स्किल की बात करें तो मोटर स्किल में 2 स्किल आती है, एक तो आता है हमारा सूक्ष्म, दूसरा होता है स्थूल। सूक्ष्म कौशल में क्या होता है, हमें छोटी छोटी मसलों का उपयोग करते हैं, छोटी छोटी मसलों से जैसे चीज़ें उठाना, पेंसिल पकड़ना, स्क्रबिंग करना, स्केच करना, ठीक है, सुई से चीज़ें पकड़ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें हमारे हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोनों के बारे में मैं समझा देती हूँ। सूक्ष्म और हाथ है, इसमें हाथ और पैर का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है मोटर स्किल में। सूक्ष्म स्किल में छोटी छोटी सी धागा डालना, ये प्री प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, ठीक है। स्थूल में क्या होता है, भागना, कूदना, साइकिल करना। स्थूल में और क्या कर सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। शारीरिक विकास की बातों में बहुत इंपॉर्टेंट है सुई धागा लगाना, स्कूल में भागना, क्वेश्चन लिखना, कलाकारी करना, ये सारे हमारे जो होते हैं वो हमारे स्थूल और उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी और दूसरा आपका लेवल 2 और लेवल 1 में। ठीक है, शारीरिक विकास का समय कैसा होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, शरीर के ज़्यादा ताकतवर बनता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि गतिविधियों में तालमेल ज़्यादा होता है। ये सारे गतिविधियाँ मतलब जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। अगर उसका शारीरिक विकास बिल्कुल अच्छी तरीके से हुआ है तो वो अचानक से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा उदाहरण के तौर पे कई बार होता है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा हो एथलीट्स किया होता है। एथलीट्स क्या होता है, जिसमें खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, संतुलन बनाए रखता है, शारीरिक विकास ही तो हो रहा है इस तरीके से। उसके अपनी बॉडी में एक्टिविटी में कर रहा है, खेल में कर रहा है, फुटबॉल में कर रहा है, स्पोर्ट्स में कर रहा है, डांस में कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी है, ये उसकी शारीरिक विकास को अच्छी तरीके से बनाने में। जैसे और भी है कि कलाकारी का करना, शरीर पर संतुलन को बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है शारीरिक विकास का। आई होप से ये शारीरिक विकास आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानसिक विकास। मानसिक विकास नाम से ही स्पष्ट है कि आपकी सोच और समझ पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना, आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, तभी आपका मेंटल थिंकिंग है वो अपने आप ही डेवलपमेंट होगी। सबसे पहला कि एक एज के बाद आपकी जो किसे कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो जिसमें हमें चीज़ों को सोचने शुरू कर देते हैं, इमोशन जुड़ जाते हैं। इस चीज़ों को हम जैसे ये चीज़ है रीजनिंग और इसमें कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हमें क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जो चीज़ हमारे सामने उसके बारे में हम सामने से ही रियलाइज दें। कोई भी आपको एक नई चीज़ मिल जाए उसके बारे में आप डिस्क्राइब करने लग जाओगे। कई बार एक एज के बाद आपकी जो स्मृति है, जो कहते हैं कि हमारी एक एज के बाद स्मृति जाता है, जो एक एज पीरियड होता है 35 से 40, स्मृति है सीखना तो होता है लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है। कहते हैं कि 1 से लेकर 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो वो चीज़ें में क्या होता है, बच्चे जल्दी से चीज़ों को ग्रैब करता है। उसी एज में बच्चों को कहा जाता है कि हर एक लैंग्वेज को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, चाहे मातृभाषा हो, चाहे सेकेंड लैंग्वेज हो, चाहे थर्ड लैंग्वेज हो, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कॉग्निशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें चीज़ों को वो बहुत तरीके से समझता है। मतलब यह चीज़ों के बारे में गहन सोच करता है, ताकि और साथ ही साथ अपनी समझ से अपनी दुनिया में कैसे काम करती है, ये भी उसकी सोच पर डिपेंड करता है। ये इसको ये डायरेक्शन दिखाता है क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब जैसे एग्जांपल पे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बहुत सारे खिलौनों के आकार दे देते हैं, रंग दे देते हैं, तो बच्चा पहचानने की कोशिश करता है। एक ही साइज़ की बॉल दे दो, एक ही साइज़ की बॉल दे दो तो बच्चा समझेगा वो बॉल है। अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की सोचोगे, जब तक उसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक उसके माइंड में वो चीज़ नहीं आएगी। हम उसको कहते हैं ये बॉल है, ये स्मॉल बॉल है, ये डिफरेंट कलर की है, ये बिग बॉल है, उससे ये फिर वेरी बिग बॉल है, ये बिगेस्ट बॉल है। ये ऐसे तरीके से हम बच्चों को छोटी क्लासेस में डिस्क्राइब करते हैं। बड़ी क्लासेस में क्या होता है, उस चीज़ को वो ऑलरेडी उसका डेवलप हो जाता है, तो उसमें इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ी क्लासेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दूसरा है तर्क और कारण, रीजनिंग और कॉजेज, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तर्क का उपयोग करके बच्चा सोचता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसके बारे में तर्क सोचेगा। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स में आपको पता है छोटे बच्चों में ये होता है 2+2 करते हैं तो बच्चे को 4 पता है सिंपल तरीके से। अगर मैं बच्चे को ये कह दूँ कि 3+1 भी क्या होता है, तो बच्चा खुद से सोचेगा, इसके बारे में तर्क करेगा, हाँ 3+ भी 1 होता है। अगर मैं बच्चे को ये कह दूँ कि 1+3 क्या होता है, तो भी बच्चा ये बताएगा 4, क्योंकि एक एज के बाद ये चीज़ें हमारी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि तर्क में और क्यों और कैसे का जवाब वो खोजने लग जाता है कि अगर ये लोग जाते, जैसे मैं अपने एक बच्चे का एग्जांपल दूँ, मेरे बेटे का 6 ईयर्स में हो गया, तो वो चीज़ों को ना ग्रैब करता है और चीज़ों को होता है ये कैसे हुआ, ये कब लाया गया, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए, उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए कि ये होता है तो इसके बारे में ये होता है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पूछता है और उससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से और हो रहा है और उसकी जिज्ञासा भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन करे वो उतना अच्छा है, उसका डेवलपमेंट भी बहुत मेंटली डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि कारण और प्रभाव को बताना, साथ ही साथ अगर बारिश हो रही है तो ये बारिश किस कारण से हो सकती है, हम इसका क्या लॉजिक होता है, इसका क्या कारण होता है, बच्चों को हम इससे पूछ सकते हैं, बच्चों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका मेंटली डेवलपमेंट होगा। जैसे अब मान लो जो अर्थ है, मेरे बेटे का
का चैप्टर एक अर्थ वाला आया था ईवीएस में, उसमें उसने मुझे बताया था कि मैम जो मम्मी जो सन होता है, सन किस तरीके से उसमें विद एग्जाम्पल के थ्रू रोटेट करके एक्टिविटी बेस में उसकी मैडम ने बताया था। तो वो इस तरीके से कहता है मम्मी हमें ऐसे इस तरीके से टर्न करते हैं जिस तरीके से हमारी पृथ्वी हमारे चारों ओर टर्न करती है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम्पल देकर बच्चे को अच्छा उसकी सोच और उसकी समझ और उसकी मेंटल डेवलपमेंट जल्दी से आसानी से हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे स्मृति डेवलपमेंट और याददाश्त। मेमोरी और याददाश्त का मतलब यह होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चीज़ एक एज के बाद हमारी जो चीज़ें होती हैं हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख के देखते हैं, लिख के रखते हैं कि ताकि ये काम भी करना है, ये भी करना है। लेकिन एक एज में हमें ये चीज़ें याद रहती है। जानकारी याद रखना बहुत ज़रूरी है। पिछली बातों को फिर से सोचना ये भी हमें बताता है कि किसी चीज़ में हमें लिख के देखना। जैसे बहुत सारे बच्चों को छोटी क्लासेस में होता है कि हम बार बार में कविता बुलवाते रहते बुलाते, तो बच्चों को वो चीज़ें याद हो जाती है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, और उसके बाद वो चीज़ों को याद करता है। वो एक चीज़ को अगर रिकॉल करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वही चीज़ हमें दिमाग में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप भी इस एज में अगर मल्टीपल चॉइस में आप अपनी कोई भी रिवीजन करते हैं और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं तो आपको भी चीज़ें याद होने लग जाएंगी। याद मतलब इनमें तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप सो आपको ये मानसिक विकास की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। आगे स्लाइड में चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आगे इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक विकास कैसे होता है, जिसमें भावनाएं और विषय इंक्लूड होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है किस तरीके से होता है, हम चीज़ें छोटी एज के बच्चों में किस तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बड़ी एज में किस तरीके से होता है, और हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना था, इसमें हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी भावनाओं की पहचान करना। भावनाएं रिकोगनाइज द इमोशनल, दूसरे के चेहरों को देखना समझना ये कैसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई बार हम बहुत सारे चीज़ें हंसते हैं और बच्चा हमें ही देख के हंसने लग जाता है, तो ये चीज़ें हमें खुशी महसूस करती है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और कई बार हम एक उदास होते हैं यूँ, या हमें कोई इमोशन तो सामने वाला उस चीज़ को पकड़ लेता है कि आप कहीं ना कहीं उदास है, कोई ना कोई आपके मन में कोई बात छुपी हुई है। सपोज यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया कि खिलौने का रंग अलग अलग दे तो बच्चा इस चीज़ों को डिस्क्राइब करना सीख जाता है। इमोशन में क्या होता है, बच्चे छोटी एज के बच्चे जो होते हैं अपनी इमोशन, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो चुप रह जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, या तो फिर रो के बताएगा। छोटी एज में बच्चे ज़्यादातर रो के बताते हैं। उस एज के बाद अपने इमोशन डेवलपमेंट होता रहते हैं, बच्चे हंसना, बोलना, गुस्सा करना। जैसे अब मेरा बेटा ये 6 साल का है तो वो अपनी चीज़ें इमोशन सारे के सारे इमोशन अपने एक्सपेक्ट करता है, मतलब बताता है। जब गुस्सा आता है या उसको कहीं खुशी होती है, तब कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी उदास होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल करती है इमोशनल डेवलपमेंट में। सेकंड पॉइंट है कि काउंसलिंग इमोशन में कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है। अपनी भावनाओं को जैसे बहुत सारे एज फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। सपोज हमें बहुत तेज अगर किसी बात पे लेकर गुस्सा आ रहा है तो हम सही तरीके से व्यक्त करना सीख जाएंगे। नहीं, हमें उस टाइम नहीं करना, हमें बात को अपने बाद में चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। बहुत सारे गुस्सा चिल्लाने की बजाय शांत होकर अपनी बात को कहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है कि किसी को भी गुस्सा आ रहा है और वो अपने गुस्से को अपने कंट्रोल में करने के बाद अपनी शांत होकर अपनी बात को कहना बहुत अच्छा है। जैसे खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, तो ये सारे इमोशन हमारे अंदर इंक्लूड होते हैं। भावनाएं हमारी पहचान होती है, भावनाएं हमारी इमोशन होते हैं। क्या पहचान होती है हम इस स्लाइड में देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने गुस्सा होकर शांत रूप से सोचे और फिर बोले तो ज़्यादा है। कई बार हम तक गुस्से में ऐसी भी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती, सामने वाले को दुख भी पहुँचाती है। तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, आगे स्लाइड में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्टिंग अदर फीलिंग्स क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों की भावनाओं को अगर हम समझेंगे तो ही तो हमारी अच्छी मित्रता होगी, अच्छा व्यवहार करेंगे। अब जैसे अपने दोस्त को खुश करना है तब उदास हो जाता है। हमें अपने दोस्तों के साथ या पेयर ग्रुप्स के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इमोशन हमारे अंदर कंट्रोल में होना चाहिए। चाहे हम कोई कहानी सुना रहे हैं, चाहे कोई किसी की याद कर रहे हैं, कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, किससे कहानियाँ सुना रहे हैं, तो ये भी हमारे इमोशन में जुड़े हुए होते हैं। आई होप सो इमोशन वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा विकास। भाषा विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना, ये सारे ही चारों कौशल होते हैं। चारों कौशल हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहे हैं कि आपकी भाषा अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, यानी कि लिसनिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सपोज मैं और एग्जांपल लेती हूँ, आप अपना यूपी टेक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपको ये चैप्टर समझा रही हूँ। बाल विकास की अवस्था है, उसका क्षेत्र, उसके प्रभावी कारक, उसमें कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं, सामाजिक विकास होते हैं, आपके संवेगात्मक विकास होते हैं, क्रियात्मक विकास होते हैं। तो ये तरीके से आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। समझ के ही अगर आपको एग्जाम्पल पर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से उसको
समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि दूसरों की बात को ध्यान से सुने। जो भी बच्चा जो भी बात की जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको समझे वो क्या कह रहे हैं और वो क्या क्या चीज़ें आपको बता रहे हैं। सपोज मैं एक कहानी सुना रही हूँ तो उस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बात कही गई है, किस टाइम कही गई है, ये भी आपके सोच पे ही डिपेंड करता है। अगर आप जितना अच्छा मैं बोलूँगी उतना ही अच्छा आप सुनोगे, समझोगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इससे ही कहते हैं सबसे पहले सुनना जो अच्छा करेगा वो ही सारी चीज़। इसमें एग्जाम्पल कहानी का लिया था मैंने सिंपल तरीके से। कहानी कोई भी हो सकती है, आपने सुनी उसको समझी। जैसे फ़िल्म देखने जाते हैं आप, कोई फ़िल्म ऐसी है उसकी आपकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको याद रहती है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को ध्यान से डीपली सोच समझ के सुना है। अब आता है बोलना यदि स्पीकर होते हैं, स्पीकर बहुत सारे आपने सुना होगा, मोटिवेशन स्पीकर भी होते हैं जो खाली भाषण देते हैं। जैसे नेताजी होते हैं वो भाषण देते हैं, उसके भाषण अच्छे लगते हैं तो आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसको समझते हैं, उसके विचारों को, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में। इसमें मतलब होता है कि जो भी आपकी भावना है, इमोशन है, आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, उस शब्दों में व्यक्त करना। जैसे अब मेरे कुछ थॉट्स हैं, मैं आपको सब चैप्टर समझा रही हूँ कि भाषा विकास होता क्या है। जैसे जैसे अपनी पसंद में बताना और सवाल पूछना। मैं आपसे इसमें सवाल पूछूंगी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाषा विकास के कितने कौशल होते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स बताओ। तो ये मेरे सवाल है और आपको उसमें क्या करना है, लिख कर बताना है। तो भाषा कौशल के कुछ प्रमुख कौशल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ना और लिखना। जितने अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे। सबसे पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है जिसमें बच्चा छोटे छोटे अक्षरों में बबलिंग करना, सबसे पहले बोलना, बबलिंग करना सीखता है। फिर एक शब्द सीखता है, फिर 2 शब्द सीखता है, फिर 3 शब्द सीखता है। फिर एक एज के बाद बच्चा कम से कम 100-150 से ज़्यादा भी शब्द बोलना सीख जाता है। उसी प्रकार से बोलना सीखेगा तो ही बच्चा लिखना भी सीखेगा। पहले अक्षर सिखाए जाते हैं, वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर वर्ण के बाद क ख ग घ सिखाया जाता है, स्वर सिखाए जाते हैं, व्यंजन सिखाए जाते हैं, शब्दों की पहचान कराई जाती है और लिख कर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। तो उसकी सोच क्या हो रही है, लिख कर सुरक्षित कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा रीडिंग करेगा, शब्दों को सही ढंग से रीड करेगा, तभी बच्चा सही ढंग से उस चीज़ को लिख पाएगा। जिसमें उदाहरण के तौर पर अपनी पसंदीदा किताब दे सकते हो, कोई भी किताब पढ़ने के लिए दे सकते हो, कोई लेटर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई शॉर्ट स्टोरी दे सकते हो। तो जिससे बच्चा के साथ में साथ क्या होगा, अक्षर ज्ञान भी होगा, शब्द भी सीखेगा, वाक्य ज्ञान भी होगा और वो अपनी किताब से चीज़ों को पढ़ने भी सीखेगा और वो खुद से भी स्टोरी बनाना सीख जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे डेवलपमेंट होता है भाषा विकास का और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति क्या होती है। बहुत ही क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा नई सोच और नए विचार से होता है। क्रिएटिविटी थिंकिंग उसे कहते हैं जहाँ पे बच्चा क्रिएटिविटी चीज़ों को नए तरीके से नए चीज़ों को सीखता है। सपोज मैंने एक साइकिल सीखी, साइकिल तो मैंने सीखी, साथ ही साथ मैंने उसके साइकिल की चीज़ों को भी समझा कि किस तरीके से साइकिल की चैन लगाई जाती है, साइकिल के पहिए में हवा ख़त्म हो जाए तो हवा भरवाने के लिए जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। अपनी समस्याओं को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैथ्स का लिया है, कोई भी क्वेश्चन लिया है, अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन कुछ भी समझा रही हूँ और मैं उसको समझ रही हूँ एक ही तरीके से, लेकिन हमारी सोच क्या होती है क्रिएटिविटी थिंकिंग में, हम उस सोच को डिफरेंट तरीके से समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, यानी कि हल भी खोज सकते हैं। अगर मैंने मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन लिया है तो इस तरीके से हम उस चीज़ों को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कोई खिलौना दिया है तो खिलौनों को अलग अलग कलर में डाइस बना दूंगी या फिर मैं उसका आकार चेंज कर दूंगी, ये कर दूंगी, तो आप इसको बता सकते हो कि ये क्या है, ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो ये आपके मस्तिष्क भी हो रहा है, आपकी समझ भी डेवलपमेंट हो रही है, आपको क्रिएटिविटी चीज़ें समझ में आ रही है कि मैथ्स में ये भी होता है, ये भी होता है, इसको ये भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग और कला से भी रिलेटेड होता है। ड्राइंग और कला से सृजनात्मक क्या होता है, इसमें रंगों और रेखाओं के बारे में पता है। ये स्लाइटिंग लाइन है, ये फिर हमारा राइट, ये बोलते हैं लेफ़्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, ये स्लाइटिंग लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें दुख और दर्द देता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सृजन जो होते हैं, क्रिएटिविटी थिंकिंग डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग और लिसनिंग। कल्पना, जितनी हमारी कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति का बता रही हूँ, जितनी हमारी कल्पना और शब्दों में पिरोगा उतने ही पसंद और नापसंद कहानी के माध्यम से साझा किया जाएगा। अपनी बनाई गई कल्पना को कहानी से दोस्तों को सुनाना, यानी कि यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, मैंने एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी मैंने सभी दोस्तों में सुना दी, जिससे मेरी कल्पना डेवलप हो रही है, मुझे लिखने की अभिव्यक्ति आ रही है, मुझे बोलने की अभिव्यक्ति है कि विचारों और भावों को कहाँ कंट्रोल में करना है और मैं दूसरों के सामने साझा भी कर रही हूँ। तो ये हमारे सृजनात्मक और अभिव्यक्ति का इम्पोर्टेंट रोल
होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आगे हमारे जो है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने इसमें 1 पार्ट का पूरा पोर्शन लिया गया है। अब है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट है, 2 कारक है इसमें, वंशानुक्रम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी वो होती है जिसमें माता पिता से रिलेटेड आपके जीन्स या गुण होते हैं। अब नेक्स्ट है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारण। वंशानुक्रम, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, जिसमें हमें माता पिता से मिले हुए गुण हो सकते हैं या जीन्स कहा जा सकता है। वो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी चेंजेस होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। वंशानुक्रम या हेरिडिटी में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स के जैसे होता है कि शरीर की ऊंचाई, आंखों का रंग और स्वभाव होता है, ये भविष्य की नींव रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज माने आपके फादर की जो हाइट है वो कई बार होती है बहुत लंबी होती है, तो उसमें बेटे की हाइट भी उसी हिसाब से लंबी जाती है। मिलना यानी माँ की आंखों का रंग अगर ब्लैक होगा तो बेटे के भी आंखों का रंग होगा। कई बार आपने देखा होगा कि उनकी जो जीन्स होते हैं वो आपके बच्चों में इंक्लूड होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो दादा दादी के हैं उनके जीन्स भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे में इंक्लूड होते हैं। उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि माता पिता से मिलने वाले गुण को हम हेरिडिटी कहते हैं। इसमें शारीरिक ऊंचाई हो सकती है, आंखों का रंग हो सकता है और नेचर भी आपने देखा होगा। कई बार होता है कि आपका ही बच्चा या बेटा या बेटी आपकी नेचर के पर जाते हैं कि जैसा आपका नेचर है, ठीक है। इसी तरीके से इसको प्रभावित करने वाले एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसको हम कहते हैं वातावरण, इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरिडिटी के बिना इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, इन्वायरमेंट के बिना हेरिडिटी का नहीं होता। अगर ये 50% है तो दूसरा भी वातावरण भी हमारा 50% होगा, तो दोनों को मिलाकर ही हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल है जो इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। वातावरण की बात करूँ तो वातावरण का मतलब ये होता है कि जो आसपास के आपके चारों इन्वायरमेंट है, चारों इन्वायरमेंट की परिस्थिति है, उसी को हम वातावरण कह सकते हैं। इसमें हमारे घर आ सकते हैं, हमारे स्कूल आ सकते हैं, हमारे समुदाय आ सकते हैं और हमारा समाज भी इंक्लूड होता है। जैसे जैसे विकास का कार्य देता है वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखते रहते हैं। वातावरण में 2 स्टेज होते हैं, एक प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है। प्राइमरी स्टेज में हमारे घर आता है, हमारा परिवार आता है और हमारे पीयर्स ग्रुप्स आते हैं। सेकेंडरी स्टेज में हमारा स्कूल आ गया, हमारा समुदाय आ गया, हमारा समाज आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उदाहरण के तौर पे करें, अच्छे स्कूल में अच्छे दोस्तों के साथ रहना ही सकारात्मक माहौल को डेवलपमेंट करता है। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नोट की होगी कि हम जैसे ही इन्वायरमेंट मिलता है वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट भी होता है, तो इसमें प्रभाव कहीं ना कहीं वातावरण का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में छोटा सा ही है। हेरिडिटी जो होती है जो आपके पेरेंट्स से मिली होते हैं, माता पिता से मिले हुए गुण होते हैं, जबकि इन्वायरमेंट होता है आसपास के चारों तरफ होने वाली परिस्थिति है, यह उसका इन्वायरमेंट इम्प्लॉय। अब थोड़ा सा हम वातावरण के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। एक होता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण आप सभी को पता है, जिसमें घर और परिवार के बीच में क्या तालमेल है उसके बारे में, जैसे माता पिता का प्यार, सुरक्षा, संस्कारों और मूल्यों को सीखना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे संस्कार दिखाए हैं, पैर छूना, नमस्कार करना, ये बहुत ही एटिकेट्स सिखाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके माता पिता द्वारा दिए गए एटिकेट्स है जो आगे भी आपके, जैसे आप स्कूल में जाओगे तो आपको 4 लोग कहेंगे कि हाँ ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, इसने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। फॉर एग्जांपल माँ बाप का बात करना, सुनना और उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, ये कहाँ से सीखते हैं, जब आपके पेरेंट्स खुद उस चीज़ को करते हैं, फॉलो करते हैं, तो बच्चे भी उनको फॉलो करेंगे। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है वातावरण का, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या होता है, जब दोस्त और पड़ोस के साथ आपके रिश्ते और संबंध अच्छे होंगे। थर्ड पॉइंट है सामाजिक कौशल और व्यवहार सीखना। सामाजिक कौशल और व्यवहार तभी सीखा जाता है जब घर से बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा, वैसे ही स्कूल में जाकर सोशल होगा तो उसके बिहेवियर में, उसके एटिकेट्स में अच्छे होंगे। उसके बाद है सामुदायिक गतिविधि में भाग लेना, यानी कि कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें बच्चा बहुत, तो उसी प्रकार से यहाँ पे वातावरण में सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का मतलब है जो भी आपके आस पड़ोस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो इसमें इन्वॉल्व होना, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, इसमें चेंजेस आता है। उदाहरण के तौर पर मिलजुल कर खेलना और दूसरों की मदद करना, ये सबसे बड़ा एटिकेट्स बच्चों में होना चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास का मतलब होता है, सर्वांगीण विकास का मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए, भाषा विकास भी होना चाहिए। इसी का सही पथ पर, सही रास्ते पर चलना, ये बातें इंपॉर्टेंट होती है।
उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विद्यालय का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि बच्चा जो है विद्यालय में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है, कहीं ना कहीं उससे एजुकेशन मिलती है, सीखने का स्थान होता है, शिक्षक उसके मार्गदर्शक होते हैं और छात्रों के बीच में बातचीत करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजुकेशन में जब विद्यालय वातावरण में जाता है तो बच्चा क्या करता है, जो भी शिक्षक बोल रहा है, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में बच्चा कि मेरी टीचर ने तो ऐसे कहा था, मैं तो इसको लर्न करके जाऊँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करूँगा, मम्मी से जिद करता है, लेकिन वो टीचर्स की बातों को फॉलो करता है। उसका मार्गदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहयोग और अनुशासन का पालन करता है। आप सभी को पता है कोऑपरेटिव लर्निंग में पूरे ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। बच्चे अगर टेस्ट देते हैं तो हाँ मेरा ये फ्रेंड है, मेरा ये दोस्त है, मैं इसके साथ रहना पसंद करूँगा, इसके साथ रहना। अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चा डिसिप्लिन करना सीखता है और शिक्षक की बात को पूरी तरीके से मानता है और अपना गृह कार्य उसी समय पर कंप्लीट करता है, क्योंकि शिक्षक ने उसे ये मार्गदर्शक दिया हुआ है। लास्ट एटलीस्ट पॉइंट होता है इसका संचार माध्यम वातावरण क्या होता है, जिसमें टीवी आता है, इंटरनेट आता है, मोबाइल आता है, समाचार पर कोई प्रभाव पड़ता है और जानकारी मनोरंजन, जो भी चीज़ आप दिखाई जा रही है वो सटीक और सही होनी चाहिए। इसका भी प्रभाव आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक चीज़ें दिखाओगे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ें देखेगा तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों का ही इन्वायरमेंट है। अच्छी फिल्म देखना और अच्छी जानकारी हासिल करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी अपना टाइम टेकिंग करने के लिए, यानी कि अपना टाइम नहीं है तो वो बच्चे को मोबाइल दे देता है। तो ये तरह की हैबिट्स बच्चों में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर टीवी दिखाते हैं, एक्टिविटी कराए, उनको क्विज दे, उनको पजल दे, उनके साथ ऐसे क्यूब्स दे जिससे बच्चा कुछ न्यू अट्रैक्टिव चीज़ें बनाने की कोशिश करे। इससे बच्चा क्या होगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, आई होप सो आपको वातावरण के टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम समझते हैं डिटेल में, छोटी सी शॉर्ट में है कि विकास हमने समझा। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। हाउ टू किड्स ग्रो, बेबी ग्रोथ, चाइल्ड एंड टीनेजर। शारीरिक विकास कहता है फिजिकल डेवलपमेंट, माइंड ग्रोथ, इमोशन एंड लैंग्वेज। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड इमोशनल। साथ ही साथ हमने समझा प्रभावित करने वाले कहते हैं फैक्टर दैट हाउ टू कैन वी ग्रो, एंड इसको बोल सकते हैं हेरिडिटी, पेरेंट्स पास अवे डॉट what parents pass down, genetic, environment, and everything is around you is the family, school, social media और schooling। सोच कैसे और समाज में स्कूल को प्रभावित करता है, ये बहुत है। थिंक हाउ डज योर फैमिली योर स्कूल इफेक्ट। हमने ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में, इस स्लाइडों में समझी है। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन करेक्ट नहीं है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और ग्रोथ इज बायोलॉजिकल थॉट्स, विधि एक जैविक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका आपको आंसर बताना है। ये आपसे आंसर 2 मिनट का वेट करेंगे, फिर इसका आंसर बताऊंगी मैं कि इसमें जो सही नहीं है। देखिए, अगर हम विकास उसकी बात करें कि कौन सा कथन सही है, सीखना एक व्यवहार की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल राइट है। यह विधि जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। यहाँ पे मात्रात्मक की बात की गई है, जब एजुकेशन की एक मुख्य लक्ष्य होता है जिसमें हमें सभी बच्चों का देना है। विकासात्मक, देखो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने आंसर भी लिखा है ताकि आपको याद रहे। मात्रात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कथन आ सकते हैं, क्योंकि शरीर में गुणात्मक परिवर्तन का विकास तो हो जाता है। अन्य सीखना व्यवहार करना प्रक्रिया, विधि जैविक प्रक्रिया है और एक लक्ष्य उन्मुख है, ये सभी सत्य है। ठीक है, ये आई होप सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीडीपी में पूछे जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही मैंने उठा के लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। अगर आपने बाल्य व्यवस्था की व्यवस्था को समझ लिया है तो आप इसको आंसर फटाफट से दे दोगे। अभिव्यक्ति में स्थिरता, समूहता की प्रबलता, जिज्ञासा में कमी, समूह और खेलों में सहभागिता की विशेषता नहीं है। देखिए, जब भी बच्चा होता है उसमें क्या होती है कि सहभागिता बहुत इंक्लूड होती है, सामूहिकता में मिलजुल के प्रवर्तन रहती है, अभिवृद्धि में स्थिरता रहती है, लेकिन जिज्ञासा में कभी कमी नहीं रहती। जिज्ञासा में मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि अपने बच्चे का, कि बच्चे 6 ईयर के बच्चे में इतनी ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि चीज़ों की कमी नहीं रहती। तो इसमें राइट रॉन्ग आंसर जो होगा, हमारा राइट ऑप्शन जो होगा सी है। इसका डिटेल में भी मैं आपको समझा देती हूँ। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबल और संग्रह वृत्ति, रचनात्मक क्रिया में रुचि, आत्मनिर्भर की भावना और शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता और जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी की अवस्था में नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व विकास का प्रथम चरण माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मुझे एग्जाम्पल में भी बताना, फिर भी मैं इसको डिटेल में आपको जरूर समझाऊंगी कि इसमें नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या मानसिक विकास होता है। इसमें चारों में से कौन सा आंसर है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि बुद्धि और विकास में क्या फ़र्क। इस तरीके से मैं इसका आपको बताना है, वो एक अलग क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, बुद्धि और विकास के निम्न चरण सबसे पहला होता है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास होता है, फिर संवेगात्मक विकास होता है, फिर नैतिक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होते हैं। तो इस तरीके से विकास की चरण होते हैं। इस चरण को जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये चरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी कारक होते हैं इसमें वंशानुक्रम, हेरिडिटी भी होती है, एनवायरनमेंट भी होती है, खेल और व्यायाम होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये चारों ही होते हैं, जिसमें व्यायाम होता है, भोजन होता है, परिवार की स्थिति होती है, दिनचर्या, विश्राम, निद्रण आदि होते हैं। मैंने आंसर भी इसलिए बता दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, आंखों का रंग कौन सा कारक प्रभावित करता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। वातावरण को करता है, आनुवंशिकता करता है, हॉर्मोन्स को करता है या समाज को करता है। जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो वंशानुक्रम आ जाए या आपका आनुवंशिकता आ जाए, या हेरिडिटी के बारे में ही बात हो रही है। ये नाम डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में हेरिडिटी ही लिखा हुआ आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि आंखों का रंग हमारी आनुवंशिकता का रंग का प्रभाव को प्रभावित करता है। मैंने ऑलमोस्ट इस चैप्टर का जो एक पार्ट है, जिसको हम कहते हैं बाल विकास वाला, वो कंप्लीट कर दिया है। उसमें जो जो टॉपिक थे मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के पूछे गए थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। यूपी टेक की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।